डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम आरएस एमएसएसबी जेई डिप्लोमा के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट से, जो सॉइल इंजीनियरिंग नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट हैं उनके लिए। बट आप लोगों के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा, तो वो आप खुद से प्रैक्टिस करें। दूसरा, यहाँ पर हम थ्योरी भी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस वाले सेशन अभी तो रिकॉर्डेड है, क्लासेस भी रिकॉर्डेड है, बाद में हम लाइव मोड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को जरूरत हुई तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कहीं भी कुछ समझ नहीं आया है अगर, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। बट कुछ भी डाउट है उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे फिर अगर आपको रह जाता है वो डाउट, तो आगे के लेक्चर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहले तो है क्या, सोयल जो रॉक्स हैं अर्थ सरफेस के अंदर, उनके डिसइंटीग्रेशन से बना हुआ ये एक मटेरियल है, जो कि सॉलिड मटेरियल है, बट इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये कंसोलिडेटेड होता है। अब सोयल मैकेनिक्स इन्हीं की स्टडी है, लेकिन क्या होता है सोयल मैकेनिक्स में कि ये जो सोयल मटेरियल है ये फ्लूइड के जैसे भी नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल बिल्कुल ही फ्रीली मूव कर रहा है और एज ए लिक्विड बिहेव करे। यहाँ पर हम सॉलिड जो मैकेनिक्स, जो सोम जो सब्जेक्ट है, उसके कंसेप्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल तो सॉलिड है, वो तो बहुत छोटा है। लेकिन कंबाइंड अगर हम कुछ पोर्शन मास कंसीडर करें तो वो सॉलिड नहीं है, पार्टिकल्स इंडिविजुअल मूव कर सकते हैं वहां पर। जबकि सॉलिड्स में तो ऐसा नहीं होता, मूवमेंट होता है तो होल बॉडी का होता है, नहीं तो मूवमेंट नहीं होता है। तो ये इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है सोयल मैकेनिक्स। फॉर्मेशन ऑफ सोयल कैसे कैसे हो सकता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, दूसरा केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ, एक वही वुड का मटेरियल है, आपने उसको हैमर से तोड़ दिया, आपने उसको ग्राइंड कर दिया, आपने उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस बना दिए, ये सारा फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है। केमिकल डिकम्पोजिशन में पूरा का पूरा मटेरियल की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, जबकि फिजिकल में प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। जैसे वुड को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही है। केमिकल में क्या होता है, जैसे कि कंबस्शन कर दिया, जला दिया आपने वुड को, तो अब जो राख है उसकी तो प्रॉपर्टीज वो नहीं होंगी जो वुड की थी, पूरा का पूरा मटेरियल ही डिफरेंट मिला है हमें। तो दो टाइप से सोयल भी बन सकती है, जो रॉक्स है अर्थ सरफेस के अंदर, जो ग्राउंड सरफेस है उसके अंदर जो रॉक्स है, उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे कैसे हो सकता है। अगर वो फिजिकली होता है तो मोस्टली हमें कोर्स ग्रेन सोयल मिलती है, जैसे कि सैंड या ग्रेवल। जब केमिकल डिकम्पोजिशन होता है तो फाइन ग्रेन सोइल्स मिलती हैं, जैसे सिल्ट या क्ले। अब कौन सी सोइल को हम ग्रेवल बोलेंगे, किसको सिल्ट बोलेंगे, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सैंड है, वो तो राजस्थान के मैक्सिमम लोगों ने आई थिंक देखा होगा, जानते होंगे। स्पेशली जैसलमेर वगैरह में जो पाया जाता है, बहुत ही लूज पार्टिकल्स होते हैं, मोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जो थोड़े फाइन पार्टिकल, जो मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो हो गए क्ले का टाइप, जो बहुत ही फाइन फाइन पार्टिकल्स होंगे जिसमें। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन अब कैसे कैसे हो सकता है रॉक्स का, टेम्परेचर चेंज के कारण हो सकता है। दो अलग अलग मटेरियल की कोई रॉक बनी हुई थी, जब टेम्परेचर चेंज के कारण उनमें एक्सपेंशन हुआ तो एक का रेट कुछ था, दूसरे का कुछ था, और वो ब्रेक हो गई, जॉइंट जो था वो क्रैक आ गया वहां पर, और फर्दर उसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया। आइस जो है, जो पोर्स है रॉक के अंदर, वहां पर वाटर एंटर हुआ कुछ फीचर्स में, वाटर एंटर हुआ, टेम्परेचर बहुत नीचे जा रहा है तो फ्रीजिंग होगी। वाटर आपको पता है कि जब फ्रीज होगा तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वो एक्सपांड करेगा तो क्रैक्स आएंगे और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। जो प्लांट की रूट्स हैं वो भी डिसइंटीग्रेशन करती हैं, वो ग्राउंड सरफेस के अंदर फैलती हैं, तो जहां जहां पर वो जा रही हैं वहां पर वो क्रैक्स ला देती हैं। अब्रेशन होता है, जैसे रिवर फ्लो हो रही है, रिवर के बॉटम में जो भी रॉक मटेरियल है उन पे अब्रेशन फोर्सेस लग रहे हैं रॉक वाटर के फ्लो होने के कारण। विंड के कारण भी ऐसा हो सकता है। जो हिली एरिया है, बहुत ज्यादा जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, ग्लेशियर होते हैं, वहां पर ग्लेशियर से भी ऐसा एब्रेशन होता है। जिनको पता नहीं हो मैं बता देती हूँ। ग्लेशियर क्या होता है कि काइंड ऑफ फ्लोइंग वाटर ही होता है, जो कि बर्फ बना हुआ है, जो कि फ्रोजन है। तो इनके कारण भी डिसइंटीग्रेशन हो सकता है रॉक्स का।
और यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल्स बनती है, ये हमारे काम की चीज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा केमिकल डिकम्पोज़िशन कैसे-कैसे हो सकता है? हाइड्रोलाइसिस हाइड्रेशन हो सकता है। हाइड्रेशन आपने कंक्रीट में पढ़ा होगा कि सीमेंट में हम वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट का हाइड्रेशन होता है। तो वाटर जब ऐड करते हैं तो वाटर कंबाइन करता है रॉक्स के साथ में और अलग मटेरियल बना लेता है, वो होता है हाइड्रेशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में थोड़ा-सा देख लेते हैं। कार्बोनेशन में क्या होता है, जो कार्बोनिक एसिड है वो रिएक्ट करता है रॉक्स के साथ में। ऑक्सीडेशन में जो रॉक्स के हैं मिनरल के वो ऑक्सीडाइज़ होते हैं मतलब O2 है वो उनके साथ कनेक्ट होता है। हाइड्रोलाइसिस में H+ आयन्स हैं जो वाटर के वो रिप्लेस करते हैं मेटेलिक आयन्स जैसे कि कैल्शियम, सोडियम इन आयन्स को रिप्लेस करके वहाँ पर H+ आयन आ जाता है। तो पूरा केमिकल जो कंपोज़िशन है वही चेंज हो जाता है रॉक का। और इसमें मोस्टली क्ले मिनरल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स हमें मिलते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल है, वो कैसे-कैसे हो सकता है? एक जगह रॉक थी, वहाँ पर वो डिसइंटीग्रेट हो गई। 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो वो वहीं रह जाए, दूसरा है कि वो मूव हो जाए। तो रेजिडुअल सॉइल हो गई अगर वो जहाँ से डिसइंटीग्रेट हुई, वहीं पे अगर पड़ी हुई है तो। अगर वो मूव कर गई, तो वो कौन से उस मीडियम के थ्रू उसने मूव किया, किसने उसको मूव करवाया, इसके बेसिस पे हम सॉइल्स में फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एलुवियल टर्म आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। ये उन सॉइल्स के लिए होता है जो कि रनिंग वाटर से ट्रांसपोर्ट हुई हैं। जैसे रिवर के बेड पे जो आपको सॉइल मिलेगी वो होगी एलुवियल सॉइल क्योंकि वो रनिंग वाटर ने उसको ट्रांसपोर्ट किया है। इसी तरीके से लेक में जो डिपॉजिट होगी उसको हम लैक्यूस्ट्राइन सॉइल बोलेंगे। समुद्र में जो डिपॉजिट होगी उसको हम मरीन डिपॉजिट या मरीन सॉइल बोलेंगे। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैक्यूस्ट्राइन सॉइल कौन-सी है, मरीन सॉइल कौन-सी है, तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा। उसके बाद विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स होती हैं जिनको एओलियन सॉइल्स बोलते हैं। इन्हीं में एक एओलियन सॉइल का ही एक स्पेसिफिक टाइप है लोइस। लोइस में क्या होता है, सिल्ट होता है जो कि विंड से ऑब्वियसली डिपॉजिट हुआ है क्योंकि एओलियन सॉइल है और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है और इसी के साथ में इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। बीरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है और इसको कोलैप्सिबल सॉइल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी कोलैप्सिबल सॉइल्स है, 3-4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो कोलैप्सिबल सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा। और वो जो वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा वो रिडक्शन इन वॉल्यूम होगा। तो लॉइस आपको याद रखना है ये टर्म। ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल्स में क्या हो सकती है, ड्रिफ्ट है वो इसका एक टाइप है। और अगर हमें जो सॉइल मिल रही है वो डायरेक्टली मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से अगर मिल रही है तो हम उसको टिल बोलेंगे। और ड्रिफ्ट है ये कॉमन टर्म हो गई। अब सॉइल्स का एक तो हम पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं कि कौन सी सॉइल में बड़ी साइज के पार्टिकल्स हैं, किसमें छोटे साइज के हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मुल्तानी मिट्टी है वो फाइन ग्रेन्ड होगा। जो आपके सैंड ड्यून्स और मिट्टी के जो टीले होते हैं राजस्थान में, उनमें जो मिट्टी होती है वो सैंड होती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है। अब कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल्स हैं, वो फर्दर क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का। कोहेसन आपको पता होगा, 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कोहेसन फोर्सेज हैं। अब कुछ ऐसी सॉइल्स होंगी जिनमें कोहेसन फोर्सेज होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसी सॉइल्स हैं जिनमें कोई कोहेसन नहीं होता है उतना ज़्यादा। जैसे सैंड है उसमें कोहेसन नहीं होगा, क्ले में कोहेसन होगा। तो ये होता किस वजह से है कोहेसिव सॉइल्स में कि क्ले के पार्टिकल्स हैं उनमें एक चार्ज होता है। हम वाटर को उसमें ऐड करते हैं क्ले में, तो जो क्ले के पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज वो वाटर के साथ इलेक्ट्रिकल जो फोर्सेज हैं उनके बीच में डिफरेंट चार्ज के कारण उससे वो अट्रैक्शन में अब्जॉर्ब हो जाता है वाटर वहाँ पर। और जब उनको डिफॉर्म करते हैं तो प्लास्टिकली डिफॉर्म होती हैं और कोहेसन उनमें शो होता है। बचपन में होता था कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे नीचे की जो लेयर होती है सॉइल की वो बहुत ही फाइन होती है। उसको जो कच्चा फर्श वगैरह बनाते थे उसमें भी यूज़ करते थे और उसके टॉयज़ भी बनाते थे बच्चे। तो वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है, वो क्ले जैसी है। उसको अगर आप पानी डाल के, भिगो के, उसका नीडिंग करके उसको किसी भी शेप में आप बना सकते हो, उसके टॉयज़ बना सकते हो।
तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी है, जिस भी शेप में आप उसको बना रहे हो वो ढल जाएगा, जबकि आप सैंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सैंड से ज़्यादा आप वो एक गोल शेप का लड्डू बना सकते हो, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई भी शेप दे दी वो ब्रेक हो जाएगा। क्ले में ऐसा नहीं होता है। तो क्ले की ये जो प्रॉपर्टी जिससे कि हम उसको अलग-अलग शेप में बना सकते हैं, इसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। ये किसके कारण होता है कि इसमें चार्ज होता है और वाटर के पार्टिकल्स उसके साथ एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और इसके कारण प्लास्टिसिटी शो करते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सबसे पहले तो हम सॉइल का एक 3 फेज डायग्राम होता है वो समझते हैं। क्या होता है? सॉइल है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये आपके पार्टिकल्स हैं सॉलिड के। अब ये इस तरीके से हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, बीच में वॉइड स्पेस भी होंगे। बीच में वॉइड स्पेस होंगे, उसमें वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम सॉइल में वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? इन वॉइड स्पेसेस में जाएगा वाटर और उसमें एयर भी हो सकती है। तो हम बोलते हैं कि सॉइल है ये एक 3 फेज सिस्टम है, क्योंकि इसमें सॉलिड्स भी है, इसमें वाटर भी है, एयर भी है। सॉलिड्स क्या है? जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है ना, उनको हम सॉलिड्स बोल रहे हैं। अब इंडिविजुअल आपके पास पार्टिकल्स हैं तो वो आप उनको इकट्ठा करोगे तो बीच में वॉइड्स तो बनेंगे हमेशा। और हम ये मानते हैं कि ये सॉलिड्स हैं, ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो हम कुछ वाटर ऐड भी करते हैं तो हम मानते हैं कि वो इन वॉइड्स में जा रहा है, जो वॉइड्स बचे हुए बने हुए हैं बीच में, जो खाली स्पेस है। अब अगर हम थोड़ा एनलार्ज्ड व्यू देखें सॉइल का, तो आपको कैसा दिखेगा? उसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो इसके बाद ये खाली स्पेस है, उसमें यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे कि ये वाटर के वॉइड्स हैं। और कहीं-कहीं पे वाटर नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पर ऑब्वियसली एयर होगी, तो हम बोल देंगे एयर वॉइड्स है। तो सॉइल में अब क्या-क्या होगा? सॉलिड्स होंगे, वॉइड्स हैं, वॉइड्स में कुछ में वाटर होगा, कुछ में एयर होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें वाटर भी होगा, इसमें एयर भी प्रेजेंट होगी। अब अगर इसको हम एक डायग्राम में दिखाएं, डायग्राम में कैसे दिखा रहे हैं कि अगर हमने सॉलिड्स हैं, उनका वॉल्यूम कलेक्ट कर लिया, सारे सॉलिड्स का वॉल्यूम हम कंसीडर करें, तो ये सॉलिड्स का वॉल्यूम है। वाटर इससे थोड़ा लाइट होता है तो हम इसके ऊपर वाटर को दिखा रहे हैं और सबसे ऊपर एयर आती है। इसको 3 फेज डायग्राम बोला जाता है क्योंकि 3 फेज में इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर वाटर, एयर और सॉलिड्स। इसको फिर फर्दर अगर हम वॉल्यूम और मास इसका दिखाना चाहें तो क्या होगा? आपका वॉइड्स है, उसमें या तो एयर के वॉइड्स होंगे या वाटर के होंगे, तो ये इक्वल होगा VA प्लस VW के। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसके इक्वल हो गया। तो इधर की साइड तो हम वॉल्यूम अगर दिखाएं तो ये हमारा सॉलिड्स का वॉल्यूम हो गया, जो ऐसे करके हमने दिखाया हुआ है। ये वाटर का वॉल्यूम हो गया और ये एयर का वॉल्यूम हो गया। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते कि जो सॉइल का है उसका सैंपल है, उसमें से हमने सिर्फ वॉइड्स, जो सॉलिड्स हैं उनको हटा के उनका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं तो आप उनको इकट्ठा करोगे तो उनमें वॉइड्स तो रहेंगे हमेशा। तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने में, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसलिए हम इस 3 फेज डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अब एयर है वो काफ़ी लाइट होगी कंपेयर टू वाटर और सॉलिड्स, तो एयर का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे वाटर का मास आ रहा है और ये यहाँ पे सॉलिड्स का मास आ रहा है। तो सॉइल जो एक कंपोजिट मटेरियल था उसको हमने 3 अलग-अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हमारी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वॉइड रेशियो, एक आती है पोरोसिटी। वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। काफ़ी बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। जब हम रेशियो लेते हैं तो 2 इंडिपेंडेंट चीज़ों का रेशियो लेते हैं। तो VV अपॉन अगर मैं टोटल भी लिख दूँ, तो टोटल वॉल्यूम तो मेरा VV प्लस VS के इक्वल है, क्योंकि टोटल जो सैंपल है उसमें या तो वॉइड्स है या सॉलिड्स है। तो इसके इक्वल है तो VV मेरा नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। तो इससे मुझे आगे एनालिसिस वगैरह में दिक्कत कर होगी, क्योंकि अगर 2 डिफरेंट सॉइल हैं, अगर मैं उनका वॉइड रेशियो कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे ईज़िली आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किसमें वॉइड्स ज़्यादा हैं, किसमें कॉम्पैक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए रेशियो से आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं, तो नीचे VS ही आएगा, टोटल V नहीं आएगा। और पोरोसिटी में टोटल V आएगा नीचे। किसी भी मटेरियल की अगर हम पोरोसिटी की, कितना पोरस है, ये बात करते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि टोटल जो वॉल्यूम है उसमें कितने वॉइड्स हैं। तो ये डेफिनेशन होगी। दोनों में आप रिलेशन इजीली लिख सकते हो। N होता है आपका VV
अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको मैं लिख सकती हूँ वीवी प्लस वीएस, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में क्या है, या तो वॉइड्स है या सॉलिड्स है। वीवी की जगह अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मतलब इसको वीवी से अगर डिवाइड करूं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये 1 आ जाएगा, वी एस अपॉन वीवी। और इसको मैं वी एस अपॉन वीवी क्या आ गया, ये 1/e आ गया। तो इसको सोल्व करोगे तो e अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा, सॉरी e अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा। तो ये रिलेशन आप निकाल सकते हो इजीली। काफी बार इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं कि वॉइड रेशियो देके पोरोसिटी ही पूछ लिया। अब क्या होता है, सोइल दो अलग अलग एक्सट्रीम स्टेज में एग्जिस्ट कर सकती है। एक तो कि बिल्कुल ड्राई सोइल है, कि उसके जो भी वॉइड्स हैं पूरे के पूरे वॉइड्स हैं वो एयर से फिल्ड हो रखे हैं। जैसे कि आपने सोइल का सैंपल लिया और आपने उसको बहुत देर तक ओवन में ड्राई कर दिया, तो सारा का सारा मॉइस्चर तो उड़ जाएगा, तो कोई वहां पे वाटर नहीं बचेगा। तो अब जो सोइल होगी उसको हम बोलेंगे ड्राई सोइल, जिसमें कि बिल्कुल भी वाटर नहीं है। और ये टू फेज सिस्टम हो गया। अब कैसे हो गया, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है, इसमें ओनली एयर है और सॉलिड्स हैं। दूसरा, इसका एक्सट्रीम स्टेज क्या हो सकता है, मैंने इतना ज्यादा वाटर ऐड कर दिया कि सारे के सारे वॉइड्स अब वाटर से फिल हो गए, एयर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोइल। सैचुरेटेड सोइल भी एक टू फेज सिस्टम है, क्योंकि उसमें अब वहां पर एयर नहीं है, तो ओनली या तो सॉलिड्स है या फिर वाटर है। दूसरा हो सकता है कि सोइल इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही हो, कि वो 40% सेचुरेटेड है, यानी उसमें 40% जो वर्ड्स हैं वो तो वाटर से फिल हो रखे हैं, बाकी एयर के हैं। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्ड्स वाटर से फिल हो रखे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब वर्ड्स का वॉल्यूम है, उसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर से फिल हो रखे हैं, तो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गया 1/2 या 50%। मोस्टली इनको 50% में डिनोट करते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल्स में फिर हम सबको सेम ही यूनिट में रखते हैं, कि पोरोसिटी को अगर फ्रैक्शंस में ले रहे हैं तो फिर सेचुरेशन को भी फ्रैक्शंस में लें। एयर जो है उसका परसेंटेज है, वो होता है परसेंटेज एयर वर्ड्स, वो इक्वल होता है वी ए अपॉन वी के। और सेचुरेटेड सॉइल्स के लिए Na 0 होगा, क्योंकि ओब्वियसली वहां पर कोई एयर वर्ड्स नहीं होंगे। दूसरा होता है एयर कंटेंट, जिसको हम AC से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है वी ए अपॉन वी, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड करते हैं यहाँ पर। अब इनके बीच में और एन के, इन दोनों टर्म्स और एन के बीच में हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। एन पता है हमें वी अपॉन वी है, इसमें मैंने ऊपर नीचे वी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये वाली टर्म है, ये तो एन बन गई, और ये वाली टर्म मुझे पता है कि AC होती है, तो यहाँ से एन इक्वल आ जाएगा एन AC के। एन ए यहाँ पर परसेंटेज एयर वर्ड्स है, और AC है वो एयर कंटेंट है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है वाटर कंटेंट। तो जैसे रेशियो में हम जो ऊपर नीचे जो टर्म लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, वो सेम चीज ही हम वाटर कंटेंट के केस में करते हैं। ये रेशियो होता है MW/MS का। हम नीचे टोटल सॉलिड्स का ही मास लेते हैं, टोटल मास नहीं लेते हैं, क्योंकि अगेन अगर हम टोटल मास लेंगे तो MW को चेंज करने से दोनों टर्म्स ही चेंज होंगी। और ऐसे में अगर हमें सेम सैंपल में अलग से हमने उसमें वाटर ऐड किया या उसमें इवोपरेट करा के वाटर को रिडक्शन किया, तो क्या इफेक्ट दिख रहा है वो इतना इजीली हमें वाटर कंटेंट की टर्म में नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगा। और मोस्टली फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं, उनका वाटर कंटेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल्स। अब वॉल्यूम और मास में हम क्या क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं। एक होता है बल्क मास डेंसिटी, जो होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब वहां पर हो सकता है कि कुछ वाटर भी प्रेजेंट होगा। अगर हम उस की जगह हम ऐसा एक सॉइल सैंपल लें जिसमें कि बिल्कुल भी वाटर नहीं है, हमने उसको पूरा इवोपरेट कर दिया है, तो अब जो मास डेंसिटी हम निकालेंगे उसको हम बोलेंगे ड्राई मास डेंसिटी, क्योंकि अब वहां पर बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो अब ड्राई मास डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले हम टोटल एम ले रहे थे, जिसमें MW भी आएगा और MS भी आएगा। ड्राई मास डेंसिटी में सिर्फ और सिर्फ MS आएगा ऊपर, नीचे वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ही लेंगे, क्योंकि वाटर को इवोपोरेट कराने से कोई वॉल्यूम रिडक्शन नहीं होता है। बेसिकली होगा क्या, जिन वर्ड्स में पहले वाटर था वहां पर अब एयर आ गई है। एक होता है सैचुरेटेड मास डेंसिटी, कि आपने इतना वाटर ऐड कर दिया उसमें कि सारे के सारे वर्ड्स वाटर से फिल हो गए। तो अब यहाँ पर M क्या लेंगे, हम M सैचुरेटेड लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ध्यान रखना है वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा कभी।
नेक्स्ट आती है सबमर्ज्ड मास डेंसिटी। क्या होगा कि अगर आपका कोई सॉइल है, वो डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो जैसा बायोन्सी फोर्स हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम सबमर्ज करते हैं किसी दूसरे लिक्विड के अंदर, तो अपवर्ड एक फोर्स लगता है। सेम ये चीज सॉइल में भी होगी अगर वो पानी में डूबी हुई है तो इस केस में उसकी जो मास डेंसिटी है वो कम हो जाती है। और सबमर्ज्ड मास डेंसिटी है, इसको रो डेज से भी डिनोट करते हैं और रो सबमर्ज्ड SUV इस तरीके से लिख के भी डिनोट करते हैं। और ये इक्वल होती है रो सैचुरेटेड माइनस W। याद रखनी है आपको सारी डेफिनेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है सिर्फ सॉइल सॉलिड्स की मास डेंसिटी निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम लेंगे वो सिर्फ सॉलिड्स का वॉल्यूम लेंगे, टोटल वॉल्यूम नहीं लेंगे। तो ये इक्वल होता है MS/VS। अगेन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हम ऐसी कोई सॉइल नहीं बना सकते जिसमें बिल्कुल भी वॉइड्स नहीं है। और अगर हम ऐसी कोई सॉइल बना देते हैं जिसमें हमने सारे वॉइड्स हटा दिए तो वो रॉक की कैटेगरी में चली जाएगी, फिर वो सॉइल नहीं रहेगी। अभी तक हमने ये जो डेफिनेशंस पढ़ी, इनको हमने मास की टर्म में पढ़ा, इन्हीं को हम वेट की टर्म में भी लिख सकते हैं। यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। तो जहां पर हम मास की टर्म में थे टर्म्स हमारी, वहां पर हम इनको रो से रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो सैचुरेटेड, रो डी, रो सबमर्ज्ड। इसी तरीके से जब यूनिट वेट और वेट की टर्म में सारी टर्म्स होंगी तो हम गामा का सिंबल यूज करेंगे, गामा, गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई। और आपको पता है मास और वेट में रिलेशन होता है, W इक्वल होता है mg के। तो वहां पर जहां जहां मास आ रहा था वहां पर अगर हम W लिख देंगे तो ये वाली टर्म्स हमें मिल जाएंगी। इनमें आपस में हम रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, बल्क यूनिट वेट इक्वल होगा रो इंटू जी, ड्राई यूनिट वेट इक्वल होगा रो डी इंटू जी। इस तरीके से आप ये टर्म्स लिख सकते हो खुद से, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। काफी ज्यादा इसका न्यूमेरिकल वगैरह में हम यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट करती है टर्म एग्जैक्टली। ये रेशियो है, सेम एक इक्वल, हमने एक कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लिया, उस वॉल्यूम में जितने सॉलिड्स आएंगे उनका मास डिवाइडेड बाय उसमें जितना वाटर आएगा उनका मास। मतलब फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब हमने वॉल्यूम लिया, तो उसमें अगर सॉलिड्स फिल करें तो कितना मास आ पाएगा, और वाटर फिल करेंगे तो कितना मास आएगा, उन दोनों का रेशियो। अब यहाँ MS/MW है, तो मैं इनको V से डिवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये MS/V है, ये आ जाएगा यहाँ पे रो एस। सॉलिड्स जो है उनकी जो मास डेंसिटी होती है वो। जब भी सॉइल और सॉलिड वर्ड यूज किया जा रहा है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ पे जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो सिर्फ सॉलिड्स का ले रहे हैं, सॉइल का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। दिस डिवाइडेड बाई रो W। तो हम इस तरीके से भी इसको लिखते हैं रो S/रो W। रो एस यहाँ पे क्या MS/VS है, जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया है वो सिर्फ सॉलिड्स का है। अब यहाँ पर किसी सॉइल की अगर आपको जी की वैल्यू पता है तो आपको रो W तो पता ही होगा, आप उससे ये निकाल सकते हो 1000 kg/मीटर क्यूब से। याद रखना है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रो W की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब ये रेंज आपको याद रखनी है, एक तो बेसिकली 2.65 से 2.80 के बीच में मोस्टली जो सॉइल्स हैं। यहाँ पर ये पूरी टेबल आपको याद नहीं रखनी है, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ग्रेवल का है वो इस रेंज में होता है, और जो सिल्ट है उसका इस रेंज में होता है। थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल्स है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू कोर्स ग्रेन। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को कभी कभी दो डिफरेंट टर्म्स में भी हम डिफाइन करते हैं। एक हम बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें हम ऊपर रो एस ना लेके रो लेते हैं बल्क डेंसिटी सॉइल की, और नीचे रो डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हम उसको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अगर हम ऊपर रो एस ले रहे हैं, नीचे रो डब्ल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। जब तक कुछ नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया है, तो आप जी को रो एस अपॉन रो डब्ल्यू ही समझोगे। और ध्यान रहे यहाँ पे रो एस है MS/VS, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफी बार जरूरत पड़ती है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने की। तो अगर जी पता है आपको तो आप रो एस निकाल सकते हो, और मास पता हो तो उन सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होगा वो भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, 3 फेज डायग्राम। अब वॉइड रेशियो के टर्म में है कैसे लिख सकते हैं, पोरोसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। है तो बेसिक सी चीज है, लेकिन स्टूडेंट्स को याद रखने में दिक्कत आती है कभी कभी। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी याद रखने की, बाकी पूरा प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे लिखते हैं।
सबसे पहले आपको वॉइड रेशियो के टर्म में बल्क मास डेंसिटी को लिखना है। वॉइड रेशियो होता है वीवी अपॉन वीएस। जब भी वॉइड रेशियो के टर्म में कोई इक्वेशंस हम लिख रहे हैं तो हम वीएस को 1 ले लेंगे, जो नीचे वाला है टर्म है उसको 1 ले लेंगे। अब नीचे वाली को 1 ले लिया तो वीवी आपका इक्वल आ गया ई के। बल्क मास डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास में किस किस का आएगा? सोइल के सॉलिड्स का आएगा और वाटर का आएगा। एयर का हम मास कंसीडर करते नहीं है। नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम। अब ये 3 फेज डायग्राम इसका अगर हम बनाए तो ये 1 है, ये टोटल ई है, ये टोटल ई है। इसको हम 2 टर्म में कर सकते हैं डिवाइड अलग अलग, कि इस एयर वाले को हम ई ए लिख दें और इसको ई डब्ल्यू लिख दें। ई ए रिप्रेजेंट कर रहा है एयर वाले वॉइड्स और ई डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर से फिल्ड जो वॉइड्स हैं वो। अब एम डब्ल्यू आप कैसे निकालोगे? इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, क्योंकि हमें वीवी तो पता है, वीवी को हम ई की टर्म में लिख सकते हैं, बट हमें ई में ई ए क्या है और ई डब्ल्यू क्या है ये नहीं पता। तो एस की हेल्प लेंगे हम। एस होता है वी डब्ल्यू अपॉन वीवी। तो यहां से आपका वी डब्ल्यू आ जाएगा एस इंटू वीवी और वीवी को आप ई लिख सकते हो। तो ये एस ई आ गया वी डब्ल्यू की जगह। एम एस की जगह क्या लिखोगे? अभी पिछले पेज पे मैंने बताया कि जी होता है रो एस अपॉन रो डब्ल्यू का रेशियो। यहाँ पे रो एस में सिर्फ सॉलिड्स का मास और सॉलिड्स का वॉल्यूम है। हमने देखा है हमारे 3 फेज डायग्राम में कि सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो 1 है, हमने उसको 1 लिया है क्योंकि हम वॉइड रेशियो टर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर रो एस आपका रो एस आ जाएगा जी इंटू रो डब्ल्यू, क्योंकि सॉरी रो एस तो जी इंटू रो डब्ल्यू आ गया। रो एस इक्वल होगा एम एस अपॉन वी एस के। वी एस अगर आपका यहाँ पे 1 है तो एम एस और रो एस इक्वल हो गए। तो एम एस को आप रिप्लेस कर सकते हो जीरो डब्ल्यू से। तो एम एस की जगह जीरो डब्ल्यू लिख दिया, एम डब्ल्यू की जगह एस जीरो डब्ल्यू लिख दिया। नीचे वाली टर्म तो इजी है, 1 प्लस ई कर दिया आपने, क्योंकि वी एस 1 है और वीवी को आप ई ले रहे हो। ये आपके पास बेसिक इक्वेशन आ गई, इससे ही सारी इक्वेशन आ जाएंगी। आप चाहे तो ये याद भी रख सकते हो, नहीं तो आप 2-3 बार डिराइव करोगे तो याद रह जाएगा आपको, या फिर आप कर लोगे उसको, 2-4 सेकंड का काम है। एस को 0 पुट करोगे तो ड्राई सोइल की आपको डेंसिटी मिल जाएगी, वो ये आ जाएगी क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। एस को 1 रखोगे तो सैचुरेटेड सोइल की मिल जाएगी, और सैचुरेटेड सोइल की आपको ये आ गई। सबमर्ज्ड की निकालनी है तो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू कर दो। तो ये सैचुरेटेड की आई थी यहाँ पे, और इसमें से माइनस रो डब्ल्यू कर दिया। अब रो सबमर्ज्ड इज इक्वल टू आ गया रो डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस। ये चारों टर्म्स आप लिख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर वेट की टर्म में भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे हमने एम वाली टर्म लिखी थी, एम एस प्लस एम डब्ल्यू लिखा था, एम एस प्लस एम डब्ल्यू लिखा था, वैसे ही यहाँ पे डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू एस की जगह आ जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि जी रेशियो होता है रो एस अपॉन रो डब्ल्यू का, तो ये रेशियो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू का भी होगा। तो ये वाली इक्वेशंस आप खुद से एक बार लिखे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बात आती है कि पोरोसिटी की टर्म में अगर इक्वेशन लिखनी है तो क्या करें। एक तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपने अभी जो वॉइड रेशियो वाली जो इक्वेशंस पढ़ी आप उनको याद कर लें, बस उसमें भी एक इक्वेशन याद करनी है आपको, और न्यूमेरिकल्स में आप फिर कन्वर्ट करके निकाल सकते हो अगर पोरोसिटी दी हो तो इन टर्म्स को याद रखने की तो ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है। और फॉर्मूले भी जो पूछे जाते हैं वो इन पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे फॉर्मूला पूछा है जस्ट, वो कम मिलेंगे। ये वाले आपके लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो आपको एक बार मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन तो कर दूंगी, बट अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप जो फॉर्मूले हैं ना पिछले वाले, ये वाले फॉर्मूले हैं, इन्हीं में ई को रिप्लेस करके उससे भी कर सकते हो। ई क्या होगा? ई होता है वीवी अपॉन वीएस। मैंने आपको बताया है कि जब भी वॉइड रेशियो की टर्म में इक्वेशंस लिखनी है आप वीएस को 1 लोगे, और पोरोसिटी की टर्म में लिखेंगे तो वी को 1 लेंगे। तो वैसे तो रिलेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं दोनों के बीच में, बाकी पर्सनली पूछा जाए तो मुझे इस तरीके से लिखना ज्यादा इजी लगता है कि ई को मैंने वीवी अपॉन वीएस लिख दिया। अब मुझे पोरोसिटी की टर्म में लिखना है इस इक्वेशन को, तो वीवी अपॉन वी माइनस वीएस है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वी माइनस वीवी, सॉलिड्स का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम माइनस वॉइड्स का वॉल्यूम,
अब मैं एन की टर्म में इक्वेशन लिखना चाह रही हूँ ना, तो मैंने क्या किया, एन होता है वी वी अपॉन वी, तो वी वी को तो एन लिख दिया और वी को 1 लिख दिया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस 1। चाहे तो आप पहले किया वैसे कर लो, नहीं तो ये मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है। अब ये आप यहाँ पे रिप्लेस करके इससे प्रैक्टिस कर लो कि ई की जगह आप 1 माइनस एन लिखोगे तो इक्वेशन कैसे चेंज होगी। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हैं, ये रो डेज, ये रो वाली टर्म, इनके सेम इक्वेशन आपको मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे बस वो अभी मैंने बताया उतना सा ही डिफरेंस है कि एन इक्वल होता है वी वी अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो हम हमेशा नीचे वाले को 1 लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम फिर एन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया तो एन वी वी के इक्वल हो ही गया ना। तो 3 फेज डायग्राम कैसा बनेगा, ये जो सॉलिड्स वाला था वॉल्यूम, जहां 1 आ रहा था वॉइड रेशियो में, यहाँ पे आएगा v माइनस वी वी, वी आपका 1 है यहाँ पे और वी वी है वो n है, तो ये 1 माइनस एन आ गया, इसको एन डब्ल्यू और एन ए लिख दिया। रो होगा एम एस प्लस एम डब्ल्यू, वी को अब हमने 1 लिख दिया तो ये 1 आ जाएगा। जी इक्वल टू रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, तो यहाँ से आपके पास एम एस आ जाएगा। अब वी एस 1 नहीं होगा, वी एस होगा आपका 1 माइनस एन, तो वी एस को आपने 1 माइनस एन लिखा तो एम एस आपका ये आ गया है, एम एस ये आ गया है, एम डब्ल्यू ये है, और एस पता ही है जो सेम पहले था वही फॉर्मूला है, वी डब्ल्यू अपॉन टोटल वॉइड्स, टोटल वॉइड्स को अब 1 माइनस एन लिखेंगे हम, तो एस भी ये वी डब्ल्यू भी आपका हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू एस, ये वी डब्ल्यू आ गया। इस वी डब्ल्यू को आप रो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो एम डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये एम डब्ल्यू वाली टर्म हो गई और ये एम एस वाली टर्म हो गई। इसी को फिर आप चेंज करते जाओ, सैचुरेटेड है एस 1 लिख दो, ड्राई है एस को 0 कर दो, सबमर्ज्ड है माइनस रो डब्ल्यू कर दो सैचुरेटेड वाली जो रो है उसमें से। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और जो अभी हमने देखा वो मास के टर्म में देखा, सेम वैसे ही आप वेट की टर्म में भी इक्वेशंस लिख सकते हो। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैक्सिमम 90% न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, इसको रट लेना है बहुत अच्छे से, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिकॉल करने में। एक ये वाली टर्म है जो कि इतना यूज तो नहीं होती है, बट एक दो क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में इस पे पूछे गए हैं और इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ड्राई मास डेंसिटी है रो डी और परसेंटेज एयर वॉइड्स है उनके बीच का रिलेशन। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसके डेरिवेशन में बिल्कुल ना जाएं, इसको डायरेक्टली याद रख लें, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है और एग्जाम में फिर आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ये हो गया बेसिक फॉर्मूले, आपको जो भी जियोटेक में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे प्रॉपर बेस्ट जो फर्स्ट चैप्टर है उससे, उनमें से 90% सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का सबसे पहला मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड, जिसमें हम सैंपल लेते हैं वाटर का, उसको ओवन में ड्राई करते हैं 24 आवर तक, टेम्परेचर रखते हैं 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर 24 आवर तक हम उसको ड्राई करते हैं, सारा मॉइस्चर उड़ जाता है और अब हमें सैंपल मिलता है, वो बिल्कुल ड्राई सैंपल है, पहले वाला मास है अब वाला मास है, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे वो वाटर मिल जाएगा एम डब्ल्यू। हमें वाटर कंटेंट चाहिए जो होता है एम डब्ल्यू अपॉन एम एस, तो एम डब्ल्यू आपको मिल चुका है, ड्राइड वाला जो मास है उसका वो आप चेक कर लो मास कितना है, तो दिस डिवाइडेड बाई एम एस, ये एम एस मिल गया आपको, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई ड्राइड की जो रीडिंग आ रही है वो, ये एम डब्ल्यू पर एम एस वाटर कंटेंट हो गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर जिप्सम है या ऑर्गेनिक मैटर है आपका जो सैंपल है उसमें, तो 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही उसको हीट करते हैं। कारण क्या है कि जिप्सम में क्रिस्टलाइन वाटर होता है, उसका फॉर्मूला जिप्सम का आपने देखा होगा हाफ H2 ऐसे करके होता है, तो ये इवोपोरेट हो जाता है, जो कि हम इवोपोरेट नहीं कराना चाहते, हम सिर्फ वॉइड्स में वाटर है उसको इवोपोरेट कराना चाहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है तो अगर ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि जिप्सम है तो टेम्परेचर क्या रखना चाहिए या टेम्परेचर कम रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए, रीजन आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला आपको पता ही है इजी सा। नेक्स्ट है टॉर्जन बैलेंस मेथड, ये ज्यादा डिटेल्स इसके नहीं पूछे जाते हैं,
क्विक टेस्ट है, 15 से 30 मिनट इसमें लगते हैं और उन सॉइल्स के लिए सूटेबल है जो बहुत ईज़िली वाटर अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ओवन ड्राई से आपने किया, बाहर निकाला, आप चेक कर रहे हो, उसका रीडिंग वगैरह ले रहे हो। इतने में हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वाटर अब्ज़ॉर्ब कर ले या सिग्निफिकेंट वाटर अब्ज़ॉर्ब कर ले, तो वो बेस्ट नहीं रहेगा। टॉर्ज़न बैलेंस मेथड है, वो इस टाइप की सॉइल्स के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। पिक्नोमीटर मेथड है, ये एग्ज़ामिनर्स का फ़ेवरेट है। सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है फ़ॉर्मूला रखना, याद रखना। तो मैं इसके लिए आपको एक हिंट बता देती हूँ, आपको लिखना है 1, 2, 3, 4 किस डायरेक्शन में लिखना है? एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में। अब m लिख दो, m माइनस लगा दिया m डिवाइड m। तो ये तो टर्म आपको याद हो गई। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको g माइनस 1 अपॉन g से और दिस होल का -1 करेंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई टर्म। इसको याद करने ना अच्छे से, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि m1 क्या है, m2 क्या है, m3 क्या है, m4 क्या है। पिक्नोमीटर होता है, एक ग्लास की बोतल होती है, आपने लैब में किसी ने देखी हो तो, नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च करके पिक्चर देख लीजिए उसकी। ब्रास का कोनिकल सा उसका एक ढक्कन लगा होता है। पहले हम क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं, खुद का चेक करते हैं कितना है। उसके बाद उसमें सोइल का सैंपल है वो ऐड करते हैं, उसका वेट लेते हैं। तो सबसे पहले वाली रीडिंग आपकी m1 हो गई, अकेले पिक्नोमीटर की। सोइल ऐड करने के बाद m2 हो गई। फिर जैसे ये है, ये सोइल आपने ऐड कर दी, ये सोइल ऐड कर दी, अब चेक कर लिया मास। अब क्या करेंगे, हम इसमें वाटर डालेंगे और इसको भी अच्छे से स्टीर करेंगे कि इसके अंदर जो वॉइड्स हैं वहाँ पर भी वाटर चला जाए। अच्छे से स्टीर करके वाटर डाल के इसको पूरा फिल कर देंगे। फिर जो इसका चेक करेंगे, रीडिंग लेंगे, वो m3 होगा और लास्ट में पिक्नोमीटर को सिर्फ वाटर से फिल करके उसकी रीडिंग लेंगे, वो m4 होगा। ये 4 रीडिंग हो गई और ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ये ज़्यादा सूटेबल होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एनट्रैप्ड एयर को रिमूव करना होता है और सैंड वगैरह में एनट्रैप्ड एयर है वो इजीली रिमूव हो जाती है। सैंड बाथ मेथड है नेक्स्ट, जिसमें कि क्या होता है, एक ओपन विसल होता है जिसमें कि सैंड आपने डाली हुई है और उसके अंदर आप सैंपल रख देते हो जिसका आपको जो वाटर कंटेंट निकालना है। सेम वैसे ही है जैसे कि ओवन ड्राइंग वाला था। ओवन ड्राइंग था, वो एक लेबोरेटरी मेथड था। फील्ड में अगर आपको चेक करना है वाटर कंटेंट तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। एक बड़ा-सा होता है व्हिसल जिसमें कि ये सैंड आपने रखी हुई है, इसके नीचे से एक स्टोव जलाते हैं। इससे हीट जाएगी, इसके अंदर सैंपल रखा हुआ है। उस हीट से सैंपल है, उसका वाटर इवैपोरेट होगा और फिर जो रीडिंग है उनका डिफरेंस चेक कर लिया जाएगा। फील्ड मेथड है, 15 टू 20 मिनट्स ही लगते हैं, तो क्विक मेथड भी है, बट उतना एक्यूरेट नहीं होगा। अल्कोहल मेथड आता है नेक्स्ट। सैंपल है, उसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट हम ऐड कर देते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस तो वाटर को इवैपोरेट कराना ही है, तो इसके लिए हम इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं अच्छे से और उसको इग्नाइट कर देते हैं, जलाते हैं। तो उसमें वो मिथाइलेट स्पिरिट है वो आग पकड़ लेगा एकदम से, वो जलेगा। तो जो भी वाटर वहाँ पर है सॉइल के अंदर वो भी इवैपोरेट हो जाएगा। लेकिन सॉइल में अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिप्सम है और कोई कैल्केरियस मटेरियल है, तो इसको नहीं यूज़ किया जा सकता। रीज़न क्या होगा, जो हमने ओवन ड्राइंग में पढ़ा था कि जिप्सम में क्रिस्टलाइन जो वाटर होता है वो इवैपोरेट हो जाएगा। तो सेम ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी होएगी। रैपिड है बट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये भी। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, बस इसी में पूरा मेथड है। इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बाइड। ये H2O के साथ में रिएक्ट करता है और एसिटिलीन गैस बनाता है। एक क्लोज्ड कंटेनर में हम ये रिएक्शन कराते हैं, एसिटिलीन गैस बनती है। जितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा एसिटिलीन गैस बनेगी। तो हम इनका कैलिब्रेशन कर देते हैं कि एसिटिलीन गैस का प्रेशर मेजर करके हम उससे वाटर कंटेंट निकाल लें। ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड मेथड और यहाँ पे जो ये प्रेशर मेजर करते हैं, ये मॉइस्चर टेंसर से करते हैं, सॉरी मॉइस्चर टेस्टर से। नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते हैं, उससे न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको स्ट्राइक करते हैं। इसके कारण एनर्जी लूज होती है और एनर्जी लूज को हम उससे रिलेट कर लेते हैं कि इतने हाइड्रोजन प्रेजेंट था और इतना हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो इतना वाटर प्रेजेंट था। क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं,
4 ऑप्शंस दे देगा कौन सा वाटर कंटेंट का मेथड है या कौन सा वाटर कंटेंट का मेथड नहीं है। फील्ड में करना है तो कौन सा मेथड करोगे, लैब में करना है तो कौन सा मेथड करोगे। इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। काफी ज्यादा इसका न्यूमेरिकल वगैरह में हम यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट करती है टर्म एग्जैक्टली। ये रेशियो है, सेम एक इक्वल हमने एक कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लिया, उस वॉल्यूम में जितने सॉलिड्स आएंगे उनका मास डिवाइडेड बाय उसमें जितना वाटर आएगा उनका मास। मतलब फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब हमने वॉल्यूम लिया, तो उसमें अगर सॉलिड्स फिल करें तो कितना मास आ पाएगा और वाटर फिल करेंगे तो कितना मास आएगा, उन दोनों का रेशियो। अब यहाँ ms अपॉन mw है, तो मैं इनको v से डिवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये ms अपॉन v है, ये आ जाएगा यहाँ पे रो एस। सॉलिड्स जो है उनकी जो मास डेंसिटी होती है वो। जब भी सॉइल और सॉलिड वर्ड यूज किया जा रहा है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ पे जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो सिर्फ सॉलिड्स का ले रहे हैं, सॉइल का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। दिस डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, तो हम इस तरीके से भी इसको लिखते हैं रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। रो एस यहाँ पे क्या एम एस अपॉन वी एस है, जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया वो सिर्फ सॉलिड्स का है। अब यहाँ पर किसी सॉइल की अगर आपको जी की वैल्यू पता है तो आपको रो डब्ल्यू तो पता ही होगा, आप उससे ये निकाल सकते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब से। याद रखना है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रो डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब ये रेंज आपको याद रखनी है, एक तो बेसिकली 2.65 से 2.80 के बीच में मोस्टली जो सॉइल्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। यहाँ पर ये पूरी टेबल आपको याद नहीं रखनी है, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ग्रेवल का है वो इस रेंज में होता है और जो सिल्ट है उसका इस रेंज में होता है। थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल्स है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू कोर्स ग्रेन। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को कभी कभी दो डिफरेंट टर्म्स में भी हम डिफाइन करते हैं। एक हम बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें हम ऊपर रो एस ना लेके रो लेते हैं बल्क डेंसिटी सॉइल की, और नीचे रो डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हम उसको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अगर हम ऊपर रो एस ले रहे हैं नीचे रो डब्ल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। जब तक कुछ नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया है, तो आप जी को रो एस अपॉन रो डब्ल्यू ही समझोगे। और ध्यान रहे यहाँ पे रो एस है एम एस अपॉन वी एस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफी बार जरूरत पड़ती है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने की। तो अगर जी पता है आपको तो आप रो एस निकाल सकते हो, और मास पता हो तो उन सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होगा वो भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, 3 फेज डायग्राम। अब वॉइड रेशियो के टर्म में है कैसे लिख सकते हैं, पोरोसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। है तो बेसिक सी चीज है, लेकिन स्टूडेंट्स को याद रखने में दिक्कत आती है कभी कभी, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी याद रखने की, बाकी पूरा प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको वॉइड रेशियो के टर्म में बल्क मास डेंसिटी को लिखना है। वॉइड रेशियो होता है वीवी अपॉन वीएस। जब भी वॉइड रेशियो के टर्म में कोई इक्वेशंस हम लिख रहे हैं तो हम वीएस को 1 ले लेंगे, जो नीचे वाला है टर्म है उसको 1 ले लेंगे। अब नीचे वाली को 1 ले लिया तो वीवी आपका इक्वल आ गया ई के। बल्क मास डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास में किस किस का आएगा, सोइल का, सोइल के सॉलिड्स का आएगा और वाटर का आएगा। एयर का हम मास कंसीडर करते नहीं है। नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम। अब ये 3 फेज डायग्राम इसका अगर हम बनाए तो ये 1 है, ये टोटल ई है, ये टोटल ई है। इसको हम दो टर्म में कर सकते हैं डिवाइड अलग अलग, कि इस एयर वाले को हम ई ए लिख दें और इसको ई डब्ल्यू लिख दें, कि ई ए रिप्रेजेंट कर रहा है एयर वाले वर्ड्स और ई डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर से फिल्ड जो वर्ड्स हैं वो। अब एम डब्ल्यू आप कैसे निकालोगे, इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, क्योंकि हमें वीवी तो पता है, वीवी को हम ई की टर्म में लिख सकते हैं, बट हमें ई में ई ए क्या है और ई डब्ल्यू क्या है ये नहीं पता। तो एस की हेल्प लेंगे हम, एस होता है वी डब्ल्यू अपॉन वीवी। तो यहाँ से आपका वी डब्ल्यू आ जाएगा एस इंटू वीवी, और वीवी को आप ई लिख सकते हो। तो ये एस ई आ गया वी डब्ल्यू की जगह। एम एस की जगह क्या लिखोगे, अभी पिछले पेज पे मैंने बताया कि जी होता है रो एस अपॉन रो डब्ल्यू का रेशियो। यहाँ पे रो एस में सिर्फ सॉलिड्स का मास और सॉलिड्स का वॉल्यूम है। हमने देखा है हमारे 3 फेज डायग्राम में कि सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो 1 है, हमने उसको 1 लिया है क्योंकि हम वर्ड रेशियो टर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर रो एस आपका रो एस आ जाएगा जी इंटू रो डब्ल्यू, क्योंकि
सॉरी रो एस तो जी इंटू रो डब्ल्यू आ गया, रो एस इक्वल होगा एम एस अपॉन वी एस के। वी एस अगर आपका यहाँ पे 1 है तो एम एस और रो एस इक्वल हो गए, तो एम एस को आप रिप्लेस कर सकते हो जीरो डब्ल्यू से, तो एम एस की जगह जीरो डब्ल्यू लिख दिया, एम डब्ल्यू की जगह एस जीरो डब्ल्यू लिख दिया, नीचे वाली टर्म तो इजी है, 1 प्लस ई कर दिया आपने, क्योंकि वी एस 1 है और वी को आप ई ले रहे हो। ये आपके पास बेसिक इक्वेशन आ गई, इससे ही सारी इक्वेशन आ जाएंगी। आप चाहे तो ये याद भी रख सकते हो, नहीं तो आप 2-3 बार डिराइव करोगे तो याद रह जाएगा आपको, या फिर आप कर लोगे उसको, 2-4 सेकंड का काम है। एस को 0 पुट करोगे तो ड्राई सोइल की आपको डेंसिटी मिल जाएगी, वो ये आ जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। एस को 1 रखोगे तो सैचुरेटेड सोइल की मिल जाएगी, और सैचुरेटेड सोइल की आपको ये आ गई। सबमर्ज की निकालनी है तो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू कर दो, तो ये सैचुरेटेड की आई थी यहाँ पे, और इसमें से माइनस रो डब्ल्यू कर दिया। अब रो सबमर्ज इज इक्वल टू आ गया रो डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, ये चारों टर्म्स आप लिख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर वेट की टर्म में भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, जैसे हमने एम वाली टर्म लिखी थी, एम एस प्लस एम डब्ल्यू लिखा था, एम एस प्लस एम डब्ल्यू लिखा था, वैसे ही यहाँ पे डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू एस की जगह आ जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि जी रेशियो होता है रो एस अपॉन रो डब्ल्यू का, तो ये रेशियो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू का भी होगा। तो ये वाली इक्वेशंस आप खुद से एक बार लिखे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बात आती है कि पोरोसिटी की टर्म में अगर इक्वेशन लिखनी है तो क्या करें। एक तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपने अभी जो वर्ड रेशियो वाली जो इक्वेशंस पढ़ी आप उनको याद कर लें, बस उसमें भी एक इक्वेशन याद करनी है आपको, और न्यूमेरिकल्स में आप फिर कन्वर्ट करके निकाल सकते हो अगर पोरोसिटी दी हो तो इन टर्म्स को याद रखने की तो ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है, और फॉर्मूले भी जो पूछे जाते हैं वो इन पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे फॉर्मूला पूछा है जस्ट, वो कम मिलेंगे। ये वाले आपके लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो आपको एक बार मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन तो कर दूंगी, बट अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप जो फॉर्मूले हैं ना पिछले वाले, ये वाले फॉर्मूले हैं, इन्हीं में ई को रिप्लेस करके उससे भी कर सकते हो। ई क्या होगा, ई होता है वीवी अपॉन वी एस। मैंने आपको बताया है कि जब भी वोल्ट रेशियो की टर्म में इक्वेशंस लिखनी है आप वी एस को 1 लोगे, और पोरोसिटी की टर्म में लिखेंगे तो वी को 1 लेंगे। तो वैसे तो रिलेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं दोनों के बीच में, बाकी पर्सनली पूछा जाए तो मुझे इस तरीके से लिखना ज्यादा इजी लगता है कि ई को मैंने वीवी अपॉन वी एस लिख दिया, अब मुझे पोरोसिटी की टर्म में लिखना है इस इक्वेशन को, तो वीवी अपॉन वी माइनस वी एस है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वी माइनस वीवी, सॉलिड्स का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम माइनस वर्ड्स का वॉल्यूम। अब मैं एन की टर्म में इक्वेशन लिखना चाह रही हूँ ना, तो मैंने क्या किया, एन होता है वीवी अपॉन वी, तो वीवी को तो एन लिख दिया और वी को 1 लिख दिया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस 1। चाहे तो आप पहले किया वैसे कर लो, नहीं तो ये मुझे ज्यादा इजी लग रहा है। अब ये आप यहाँ पे रिप्लेस करके इससे प्रैक्टिस कर लो कि ई की जगह आप 1 माइनस एन लिखोगे तो इक्वेशन कैसे चेंज होगी। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हैं, ये रो डेस, ये रो वाली टर्म, इनके सेम इक्वेशन आपको मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे बस वो अभी मैंने बताया उतना सा ही डिफरेंस है कि एन इक्वल होता है वीवी अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो हम हमेशा नीचे वाले को 1 लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को हम फिर एन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया तो एन वीवी के इक्वल हो ही गया ना। तो 3 फेज डायग्राम कैसा बनेगा, ये जो सॉलिड्स वाला था वॉल्यूम जहां 1 आ रहा था वर्ड रेशियो में, यहाँ पे आएगा v माइनस वीवी, v आपका 1 है यहाँ पे और वीवी है वो n है, तो ये 1 माइनस एन आ गया, इसको एन डब्ल्यू और एन लिख दिया। रो होगा एम एस प्लस एम डब्ल्यू, वी को अब हमने 1 लिख दिया तो ये 1 आ जाएगा। जी इक्वल टू रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, तो यहां से आपके पास एम एस आ जाएगा। अब वी एस 1 नहीं होगा, वी एस होगा आपका 1 माइनस एन, तो वी एस को आपने 1 माइनस एन लिखा तो एम एस आपका ये आ गया है, एम एस ये आ गया है, एम डब्ल्यू ये है, और एस पता ही है जो सेम पहले था वही फॉर्मूला है, वी डब्ल्यू अपॉन टोटल वॉइड्स, टोटल वॉइड्स को अब 1 माइनस एन लिखेंगे हम, तो एस भी ये वी डब्ल्यू भी आपका हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू एस, ये वी डब्ल्यू आ गया।
इस VW को आप रो W से मल्टीप्लाई करोगे तो MW आ जाएगा। तो ये MW वाली टर्म हो गई और ये MS वाली टर्म हो गई। इसी को फिर आप चेंज करते जाओ। सैचुरेटेड है S1 लिख दो, ड्राई है S को 0 कर दो, सबमर्ज्ड है माइनस रो W कर दो सैचुरेटेड वाली जो रो है उसमें से। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जो अभी हमने देखा वो मास के टर्म में देखा, सेम वैसे ही आप वेट की टर्म में भी इक्वेशंस लिख सकते हो। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैक्सिमम 90% न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। S इज इक्वल टू WG, इसको रट लेना है बहुत अच्छे से, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिकॉल करने में। एक ये वाली टर्म है जो कि इतना यूज तो नहीं होती है, बट एक दो क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में इस पे पूछे गए हैं और इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ड्राई मास डेंसिटी है रो डी और परसेंटेज एयर वॉइड्स है उनके बीच का रिलेशन। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसके डेरिवेशन में बिल्कुल ना जाएं, इसको डायरेक्टली याद रख लें, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है और एग्जाम में फिर आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ये हो गया बेसिक फॉर्मूले। आपको जो भी जियोटेक में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे प्रॉपर बेस्ट जो फर्स्ट चैप्टर है उससे, उनमें से 90% सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का सबसे पहला मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड, जिसमें हम सैंपल लेते हैं वाटर का, उसको ओवन में ड्राई करते हैं 24 आवर तक, टेम्परेचर रखते हैं 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर 24 आवर तक हम उसको ड्राई करते हैं, सारा मॉइस्चर उड़ जाता है और अब हमें सैंपल मिलता है, वो बिल्कुल ड्राई सैंपल है। पहले वाला मास है, अब वाला मास है, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वो वाटर मिल जाएगा MW। हमें वाटर कंटेंट चाहिए जो होता है MW अपॉन MS। तो MW आपको मिल चुका है, ड्राइड वाला जो मास है उसका वो आप चेक कर लो मास कितना है, तो दिस डिवाइडेड बाई MS, ये MS मिल गया आपको। तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई ड्राइड की जो रीडिंग आ रही है वो ये MW पर MS वाटर कंटेंट हो गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर जिप्सम है या ऑर्गेनिक मैटर है आपका जो सैंपल है उसमें, तो 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही उसको हीट करते हैं। कारण क्या है कि जिप्सम में क्रिस्टलाइन वाटर होता है, उसका फॉर्मूला जिप्सम का आपने देखा होगा ½ H2 ऐसे करके होता है, तो ये इवोपोरेट हो जाता है, जो कि हम इवोपोरेट नहीं कराना चाहते, हम सिर्फ वॉइड्स में वाटर है उसको इवोपोरेट कराना चाहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है तो अगर ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि जिप्सम है तो टेम्परेचर क्या रखना चाहिए या टेम्परेचर कम रखते हैं, वो क्यों रखते हैं। तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए, रीजन आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला आपको पता ही है इजी सा। नेक्स्ट है टॉर्जन बैलेंस मेथड, ये ज्यादा डिटेल्स इसके नहीं पूछे जाते हैं, क्विक टेस्ट है, 15 से 30 मिनट इसमें लगते हैं और उन सॉइल्स के लिए सूटेबल है जो बहुत इजीली वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ओवन ड्राई से आपने किया, बाहर निकाला, आप चेक कर रहे हो, उसका रीडिंग वगैरह ले रहे हो, इतने में हो सकता है वो बहुत ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर ले या सिग्निफिकेंट वाटर अब्जॉर्ब कर ले, तो वो बेस्ट नहीं रहेगा। टॉर्जन बैलेंस मेथड है वो इस टाइप की सॉइल्स के लिए बेस्ट रहेगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। पिक्नोमीटर मेथड है, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है, सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है फॉर्मूला रखना, याद रखना। तो मैं इसके लिए आपको एक हिंट बता देती हूँ, आपको लिखना है 1 2 3 4, किस डायरेक्शन में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब m लिख दो, m माइनस लगा दिया, m डिवाइड m। तो ये तो टर्म आपको याद हो गई, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको g-1 अपॉन g से और दिस होल का -1 करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई टर्म। इसको याद करने ना अच्छे से, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। पिक्नोमीटर होता है, ग्लास की बोतल होती है, आपने लैब में किसी ने देखी हो तो, नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च करके पिक्चर देख लीजिए उसकी। ब्रास का कोनिकल सा उसका एक ढक्कन लगा होता है, पहले हम क्या करते हैं उसका वेट लेते हैं, खुद का चेक करते हैं कितना है, उसके बाद उसमें सोइल का सैंपल है वो ऐड करते हैं, उसका वेट लेते हैं। तो सबसे पहले वाली रीडिंग आपकी M1 हो गई अकेले पिक्नोमीटर की, सोइल ऐड करने के बाद M2 हो गई, फिर जैसे ये है, ये सोइल आपने ऐड कर दी, ये सोइल ऐड कर दी, अब चेक कर लिया मास। अब क्या करेंगे, हम इसमें वाटर डालेंगे
और इसको भी अच्छे से स्टिर करेंगे कि इसके अंदर जो वॉइड्स हैं वहाँ पर भी वाटर चला जाए। अच्छे से स्टिर करके वाटर डाल के इसको पूरा फिल कर देंगे। फिर जो इसका चेक करेंगे, रीडिंग लेंगे, वो M3 होगा और लास्ट में पिक्नोमीटर को सिर्फ वाटर से फिल करके उसकी रीडिंग लेंगे, वो M4 होगा। ये 4 रीडिंग हो गई और ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ये ज़्यादा सूटेबल होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एनट्रैप्ड एयर को रिमूव करना होता है और सैंड वगैरह में एनट्रैप्ड एयर है वो इजीली रिमूव हो जाती है। सैंड बाथ मेथड है नेक्स्ट, जिसमें कि क्या होता है, एक ओपन विसल होता है जिसमें कि सैंड आपने डाली हुई है और उसके अंदर आप सैंपल रख देते हो जिसका आपको जो वाटर कंटेंट निकालना है। सेम वैसे ही है जैसे कि ओवन ड्राइंग वाला था। ओवन ड्राइंग था, वो एक लेबोरेटरी मेथड था। फील्ड में अगर आपको चेक करना है वाटर कंटेंट तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। एक बड़ा-सा होता है व्हिसल जिसमें कि ये सैंड आपने रखी हुई है, इसके नीचे से एक स्टोव जलाते हैं। इससे हीट जाएगी, इसके अंदर सैंपल रखा हुआ है। उस हीट से सैंपल है, उसका वाटर इवैपोरेट होगा और फिर जो रीडिंग है उनका डिफरेंस चेक कर लिया जाएगा। फील्ड मेथड है, 15 टू 20 मिनट्स ही लगते हैं, तो क्विक मेथड भी है, बट उतना एक्यूरेट नहीं होगा। अल्कोहल मेथड आता है नेक्स्ट। सैंपल है, उसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट हम ऐड कर देते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस तो वाटर को इवैपोरेट कराना ही है, तो इसके लिए हम इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं अच्छे से और उसको इग्नाइट कर देते हैं, जलाते हैं। तो उसमें वो मिथाइलेट स्पिरिट है वो आग पकड़ लेगा एकदम से, वो जलेगा। तो जो भी वाटर वहाँ पर है सॉइल के अंदर वो भी इवैपोरेट हो जाएगा। लेकिन सॉइल में अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिप्सम है और कोई कैल्केरियस मटेरियल है, तो इसको नहीं यूज़ किया जा सकता। रीज़न क्या होगा, जो हमने ओवन ड्राइंग में पढ़ा था कि जिप्सम में क्रिस्टलाइन जो वाटर होता है वो इवैपोरेट हो जाएगा। तो सेम ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी होएगी। रैपिड है बट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये भी। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, बस इसी में पूरा मेथड है। इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बाइड। ये H2O के साथ में रिएक्ट करता है और एसिटिलीन गैस बनाता है। एक क्लोज्ड कंटेनर में हम ये रिएक्शन कराते हैं, एसिटिलीन गैस बनती है। जितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा एसिटिलीन गैस बनेगी। तो हम इनका कैलिब्रेशन कर देते हैं कि एसिटिलीन गैस का प्रेशर मेजर करके हम उससे वाटर कंटेंट निकाल लें। ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड मेथड और यहाँ पे जो ये प्रेशर मेजर करते हैं, ये मॉइस्चर टेंसर से करते हैं, सॉरी मॉइस्चर टेस्टर से। नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते हैं, उससे न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको स्ट्राइक करते हैं। इसके कारण एनर्जी लूज होती है और एनर्जी लूज को हम उससे रिलेट कर लेते हैं कि इतने हाइड्रोजन प्रेजेंट था और इतना हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो इतना वाटर प्रेजेंट था। क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछे जा सकते हैं? 4 ऑप्शंस दे देगा कौन सा वाटर कंटेंट का मेथड है या कौन सा वाटर कंटेंट का मेथड नहीं है। फील्ड में करना है तो कौन सा मेथड करोगे, लैब में करना है तो कौन सा मेथड करोगे। इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमिनेशन। फर्स्ट आता है इसमें डेंसिटी बोटल मेथड। ये पिक्नोमीटर जैसा ही होता है, शेप थोड़ा डिफरेंट होता है और साइज थोड़ा छोटा होता है इसका। प्रोसीजर भी सेम ही रहता है, जैसे वाटर कंटेंट में हमने पिक्नोमीटर में 4 रीडिंग ली थी, एक एम्प्टी पिक्नोमीटर का, तो सेम वैसे ही एक एम्प्टी बोतल का रीडिंग लेंगे। उसके बाद बोतल के अंदर उसमें हम सॉइल का सैंपल भरेंगे। सॉइल यहाँ पे जो सैंपल लेंगे वो ड्राई लेंगे। तो उसका यहाँ पे हमने सैंपल फिल किया। उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ बॉटल एंड सॉइल एंड वाटर, मतलब ये जो बॉटल थी ऐसे-ऐसे शेप की होती है कुछ, ये यहाँ पे हमने सॉइल फिल किया था। अब इसको हमने वाटर से फिल कर दिया। तो सॉइल भी थी, वाटर भी बचा हुआ स्पेस वाटर से फिल किया हुआ था और बॉटल, इन तीनों का हमने वेट लिया, वो M3 हो गया। और लास्ट में हमने बॉटल को खाली करके पूरी बॉटल को वाटर से फिल किया, उसका वेट है वो M4 हो गया। ये 4 चीज़ें होती हैं। चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल फ़ॉर्मूला याद रख लें। NF के लिए ये वाला रख लें या ये वाला रख लें। M2 माइनस M1 है वो MS होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो MS ही होगा ना। यहाँ पे सॉइल है वो ड्राई है, तो वाटर तो है नहीं, जो भी मास है सिर्फ सॉलिड्स का है। तो इस फ़ॉर्मूले को इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कांसेप्ट है, जो मैं आपको कि मतलब ये फ़ॉर्मूला इस तरीके से हम क्यों लिखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी को समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप फ़ॉर्मूला याद रख लेंगे, एनफ होगा आपके लिए।
यहाँ पे जैसे हमने लिया है, लास्ट वाली रीडिंग है वो M4 है, ये M4 है और ये वाली रीडिंग है वो M3 है। जहाँ पर मैंने ब्लैक शेड सर्कल से बनाए हुए हैं वो सॉइल सॉलिड्स है, और जो ऊपर यहाँ पे आया हुआ है जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है वो सारा वाटर वहाँ पे फिल हुआ हुआ है। अब M3 की मैं बात करूँ तो M3 किस-किस से बना हुआ है? M3 में किस-किस का वज़न आ रहा है? एक तो इसका, बॉटल का मैंने मान लिया M1 है। एक टोटल जो इसमें भरा हुआ है उसमें वाटर का मैं अलग ले लेती हूँ, सॉलिड्स का अलग ले लेती हूँ। तो वाटर वाले को मैंने M2 बोल दिया, सॉलिड्स वाले को मैंने MS बोल दिया। तो M3 में क्या-क्या इंक्लूडेड होगा? M1 होगा, M2 होगा और MS होगा। इसी तरीके से M4 में क्या-क्या इंक्लूडेड होगा? M2 और M1 तो दोनों में सेम है। इतना वाटर तो इसमें भी है, तो मैंने इसको M1 लिख दिया, इसको M2 लिख दिया और नीचे मैंने इसको लिख दिया MS। सॉरी MS नहीं, ये MW क्या है? जितना स्पेस सॉइल ऑक्यूपाई कर रहा था ना, सॉइल की सॉलिड्स, ये यहाँ पे जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था सॉइल, उतना ही स्पेस में जो वाटर आ रहा है उसका मास है वो MW है। अगर मैं MW निकाल लूँ तो फिर मैं तो ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, MS अपॉन MW तो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि सेम वॉल्यूम में कितना मास वाटर का आ रहा है। तो अब ये इन दोनों को अगर मैं डिडक्ट करूँ, मैं M3 माइनस M4 करूँ तो क्या होगा? ये से ये कैंसिल हो गया, M2, M1 भी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या मेरा? MS माइनस MW बचेगा। मुझे सिर्फ MW चाहिए और वो भी प्लस का चाहिए, तो मैं इसको MS में से माइनस कर देती हूँ, MS में से माइनस कर देती हूँ MS माइनस MW। MS माइनस MW मैं कहाँ से लिख रही हूँ? ये इससे M3 माइनस M4 से। M3 माइनस M4 मेरा इक्वल आया है MS माइनस MW के, क्योंकि मैंने माइनस किया तो ये दो टर्म तो कैंसिल हो गई और ये वाली बची है। तो इसलिए ये इक्वेशन ऐसी बनती है कि ये आपका आ रहा है यहाँ पे, ये आपका MS माइनस MW के इक्वल होगा, माइनस M4 माइनस M3 है तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए, MW माइनस MS। तो MS तो कैंसिल हो गया और MS अपॉन MW करके इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पिक्नोमीटर मेथड सेम वही रहेगा जो कि ऊपर वाला है, ये डेंसिटी बॉटल मेथड। यहाँ पर सैंपल जो लेते हैं वो ज़्यादा होता है डेंसिटी बॉटल मेथड से, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। उसके बाद मेजरिंग फ्लास्क मेथड है और गैस जार मेथड है। नाम पता होना एनफ होगा आपके लिए, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होता क्या है कि सोइल का आपको डेंसिटी मेजर करना है, जो कि होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। सिंपल सी चीज़ है मास मेजर करना, तो आपने वेइंग मशीन में रखा और चेक कर लिया, रीडिंग ले ली। वॉल्यूम है वो सबसे दिक्कत करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे ये जो सोइल है आपसे इसकी मास डेंसिटी पूछी गई है। आपने एक चंक निकाल लिया यहाँ से, निकाल लिया, अब उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करें? वो कोई फिक्स शेप का तो होगा नहीं जो उसकी डायमेंशंस मेजर करके आप वो कर लो। तो वॉल्यूम मेजर करने की अलग-अलग टेक्निक है और उसी के लिए अलग-अलग मेथड है यहाँ पर। पहला होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपको पता ही है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर में डालेंगे, सबमर्ज करा देंगे पूरा, तो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना खुद का वॉल्यूम है। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है कि सिंपल है, पहले तो हम इसको सीधा वाटर में नहीं डाल सकते, नहीं तो ये बिखर जाएगा, पूरे सॉइल के पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाएँगे, पानी के कॉन्टैक्ट में आने के कारण। तो सबसे पहले तो ये एक इम्परवियस मटेरियल होता है पैराफिन, इसका वैक्स होता है, उससे हम इसको कवर कर देते हैं अच्छे से और उसके बाद इसको पानी में डिप कराते हैं। तो पानी जैसे ये है, यहाँ पर आपने एक वॉल छोड़ा हुआ है एग्ज़िट के लिए और यहाँ तक पानी फिल किया हुआ है। ज्यों ही आप इसको अंदर डालोगे सैंपल को, ये पानी रिप्लेस करेगा, वो पानी सारा यहाँ बाहर निकल जाएगा और आप उसको कलेक्ट कर लोगे और आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ऑब्वियसली पैराफिन कितना यूज़ हुआ है वो आपको पता होगा उसका वॉल्यूम, तो वो आप घटा दोगे उसमें से, तो सैंपल का वॉल्यूम मिल जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? वीटी है वॉल्यूम ऑफ वैक्स्ड स्पेसिमेन। इसमें से आपको वैक्स वाला वॉल्यूम तो हटाना है क्योंकि वो तो सैंपल के वॉल्यूम में नहीं है ना। तो वीटी माइनस आपने किया एमटी माइनस एम अपॉन रो पी। एमटी क्या है? मास ऑफ वैक्स्ड स्पेसिमेन, जो मास था, और जो स्पेसिमेन का वैक्स करने से पहले मास था। सैंपल पे वैक्स लगाने से पहले मास चेक कर लिया, बाद में कर लिया, दोनों का डिफरेंस आया, वो वैक्स का मास आ गया। और आपको चाहिए वॉल्यूम, तो आपको पता है कि रो पी इक्वल होगा एमपी अपॉन वीपी के। वीपी चाहिए तो आप एमपी अपॉन रो पी कर दोगे। एमपी कहाँ से आएगा? अनवैक्स्ड सैंपल और वैक्स्ड सैंपल का डिफरेंस मास का।
तो ये इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट ईज़ी है, आप लिख सकते हो फॉर्मूला खुद से। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड। सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड में क्या होता है कि सैंपल है उसको आप वाटर में इमर्ज कराओगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि वो उस पे जितना वॉल्यूम है उतना वो मतलब उसका जितना वॉल्यूम है उतना वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा और उसका जितना मास है उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा उस पे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सबमर्ज कराने पर इसकी डेंसिटी चेंज होगी, सबमर्ज मास डेंसिटी चेंज होगी। तो इसकी हेल्प से हम फिर वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि कितना चेंज आया उसमें, जो फोर्स लग रहा है या डेंसिटी जो आ रही है वो कितना चेंज हुई, और उसके बेसिस पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है कोर कटर मेथड। ये भी बहुत अच्छा सा सिंपल सा मेथड है। एक ही ऐसा होता है कटर, इसके ऊपर एक डोली लगा होता है और ये होता है हैमर। हमें क्या करना है, हमें जहाँ भी सैंपल मतलब निकालना है मास डेंसिटी, वहीं पे हम इसको ले जाते हैं और इसको हैमर से मार-मार के अंदर डाल देते हैं सॉइल के। अब क्या होगा, सॉइल जो भी थी वो उसके अंदर चंक फँस जाएगा एक, और इसका हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने एक फिक्स शेप का ये सिलिंड्रिकल सा होता है इसका कोर कटर, कटर तो ये डाला है तो हमें पता है इसका मास कटर का, सॉरी इसका वॉल्यूम हमें पता है। वॉल्यूम अगर हमें पता है तो मास है वो हम मेज़र कर सकते हैं। इसका एम्प्टी का मास कर लिया, सिंपल के साथ मास मेज़र कर लिया, तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो जो सॉइल है उसका मास आ गया। वॉल्यूम आपको पहले से पता है कि इसके डायमेंशंस क्या हैं उससे, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। m1 क्या है यहाँ पर, एम्प्टी कटर का वेट है, मास है, और m2 है वो सॉइल फिल होने के बाद में, क्योंकि अंदर जाएगा तो इसमें मिट्टी पूरा भर जाएगा ना, मिट्टी का हम फोर्स से उसको हैमर से डालेंगे तो, और फिर वापस बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, एक ऐसी ट्रे होती है, इसमें बीच में होल है, तो आपने इसको ले जाके वहाँ रखा, आपने यहाँ से डिग करके मिट्टी बाहर निकालना, इस होल से निकालना स्टार्ट किया। होल से निकाल के आपने इसको इकट्ठा कर लिया। अब होल में से मिट्टी निकाली, उसको आप कलेक्ट करके मास मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, सैंड होता है जो, वो एक लूज मटेरियल है, तो हम क्या करेंगे, सैंड का एक वॉल्यूम मेजर करके रखेंगे और उस वॉल्यूम उसमें से सैंड इसके अंदर भरेंगे, तो इसके अंदर सैंड उतनी ही जाएगी जितना इसका वॉल्यूम है। तो कितनी सैंड इसके अंदर गई है उससे हमें पता चल जाएगा कि इस होल का वॉल्यूम क्या है, और हम मास अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं। रबर बैलून मेथड और रेडिएशन मेथड, दोनों के नाम भी आपको पता है तो सफिशिएंट होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों का जो भी फीडबैक है, टेक्स्ट अगर छोटा लग रहा है तो बता सकते हो, मैं चेंज कर दूंगी। एक्चुअली में मैंने छोटा इसलिए रखा है ताकि प्रिंट में आपको इशू ना हो कि ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस ना निकालने पड़े। दूसरा, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में ज्यादा इजी लग रहा है कि व्हाइट में ज्यादा इजी लग रहा है, वो भी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।